So let's start the discussion on the further topic of quantum mechanics. तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में कांस्टेंट ऑफ मोशन क्या होता है, सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन क्या होती है, तो वो सब मैंने आपसे कहा था आज कि कल मैंने आपसे ये भी कहा था कि सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन क्या होती है कि सिमेट्रिक ऑपरेटर का हैमिल्टोनियन के साथ में कम्यूटेशन क्या होना चाहिए, ज़ीरो। यही बात थी। सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि कम्यूटेशन जो होता है हैमिल्टोनियन के साथ में वो जीरो होता है, वही सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं। अब आगे तीन तरह के हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, जो आप लोगों ने क्लासिकल के अंदर ही पढ़ा होगा, दैट्स कॉल्ड द होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। इसका एक सिंपल सा मतलब होता है, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस का मतलब ये होता है कि आप ऐसे स्पेस में काम कर रहे हो जहाँ पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, मतलब रेखीय संवेग कंजर्व है। स्पेस का मतलब आप ऐसी परिस्थिति में काम कर रहे हो, परिस्थिति का मतलब ये जैसे अब रेखीय संवेग की बात चल रही है, लीनियर मोमेंटम की बात चल रही है, तो लीनियर मोमेंटम कहाँ से आएगा? लीनियर मोमेंटम का मतलब ये हुआ कि जब आप लीनियर मोशन करेंगे तब तो लीनियर मोमेंटम आएगा। मतलब आप लोग एक पॉइंट पर हैं, इस पॉइंट से चलते 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 आप दूसरे पॉइंट पर आ गए, तो इस पॉइंट पर जो मोमेंटम है वही मोमेंटम दूसरे वाले पॉइंट पर रहे, तो उसे बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवाने के लिए आपको लीनियर मोशन का स्टडी करना पड़ेगा, और आज हम लीनियर मोशन ही पढ़ेंगे, है ना, उसका स्टडी करेंगे और कैसे वो कंजर्व होता है उसके बारे में देखते हैं। हेडिंग दो, ये तो कल वाला है जो कल पढ़ा था। आज यहाँ से दो हेडिंग नए पेज से। सॉरी, स्पेस ट्रांजिशन, सिमेट्रिक ऑपरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, देखो इसी चीज़ को हम बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। अब इसके लिए आपको लीनियर मोशन देखनी पड़ेगी। सो लेट अस कंसीडर a system is defined at पॉइंट ए। मान लो कोई आपका सिस्टम है, वो किसी पॉइंट ए पर है विद फंक्शन, और उसका वो पॉइंट पर फंक्शन कितना है, एफ एक्स वाई जेड। वैन ए स्मॉल परटर्बेशन इज डिस्प्लेस्ड, मान लो आपने थोड़ा सा उसमें क्या लगाया, परटर्बेशन, मतलब कुछ छेड़छाड़ करी उसके साथ। छेड़छाड़ करनी पड़ेगी तभी तो वो डिस्प्लेस्ड होगा, और वो डिस्प्लेस्ड होगा तभी तो वो मोशन करेगा, मोशन करेगा तभी तो उसकी स्टडी की जाएगी। इसलिए एक स्मॉल परटर्बेशन लगाना पड़ेगा। स्मॉल परटर्बेशन
किस फॉर्म में लगाओगे? इन डिस्प्लेसमेंट फॉर्म। मान लो ये आपने डिस्प्लेसमेंट दे दिया, इज अप्लाइड इन द प्लस एक्स डायरेक्शन। is applied in the plus x direction, then the state of system will be changed and define at new point B। ठीक है, मतलब ऐसा मैं मानता हूँ कि एक सिस्टम है जो पहले इस ए पॉइंट पर था और इस ए पॉइंट पर उसका जो फंक्शन है वो है एक्स वाई जेड। ये डिस्प्लेस होके कहाँ चला गया? इस बी पॉइंट पर चला गया, जहाँ पर उसका फंक्शन जो है वो एक्स में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, वाई में और जेड में कोई चेंज नहीं आया। मतलब आपने पार्टिकल को प्लस एक्स में क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। और कितना डिस्प्लेसमेंट दे दिया? ई का डिस्प्लेसमेंट दे दिया। अब नई स्टेट में आ गया वो। ये ट्रांसफॉर्मेशन किससे होगा? एक ऑपरेटर से हुआ। तो एक ऑपरेटर अप्लाई करा मैंने, जिससे जो पुरानी स्टेट है वो न्यू स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो गई, मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया, उसके पोजीशन में चेंज हुआ। सो यूजिंग टेलर सीरीज, जब भी इस प्रकार से स्मॉल चेंज होता है ना, तो उस चेंज को शो करने के लिए हम लोग नॉर्मली टेलर सीरीज यूज में लेते हैं। सो यूजिंग टेलर सीरीज हम लोग क्या करेंगे? इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को यूज करने के लिए टेलर सीरीज को डिस्क्राइब। टेलर सीरीज जो होती है ना, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास चेंज को दर्शाती है। तो अब जैसे मान लो आपका चेंज एक स्मॉल से डिस्प्लेसमेंट का आया है एक पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास, तो हम लोगों ने टेलर सीरीज एक्सपेंड यूज कर लिया। तो वो कितना आया? एफ ऑफ एक्स प्लस ई वाई जेड। डिस्प्लेसमेंट कितना आया? एक्चुअल पॉइंट पर फंक्शन प्लस जितना आपने चेंज लाया वो, और चेंज को हमेशा अवकलन की फॉर्म में दर्शाया जाता है। फिर पता है टेलर सीरीज में आगे भी आता है। आगे क्या आता है? चेंज का स्क्वायर आता है, फिर डबल डेरिवेटिव आता है फंक्शन का, फिर ट्रिपल डेरिवेटिव आता है, क्यूब आता है, चलता रहता है ये। बट जब डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होता है ना, जब डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होता है, देन हायर टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड। कैन बी नेग्लेक्टेड, तो हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दो। तो फंक्शन बचेगा दोनों, तो फंक्शन को बाहर निकाल लो, ये सब नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, तो एफ एक्स वाई जेड को बाहर निकाल लो, अंदर कितना बचेगा? 1 प्लस ई डेल अपॉन डेल एक्स।
ठीक है, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब 1 और 2 कंपेयर करो, कंपेयर 1 एंड 2। यहाँ पर एफ एक्स वाई जेड है, यहाँ पर भी एफ एक्स वाई जेड है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, तो टी के बराबर कितना आ जाएगा, देख लो आप कंपेयर करोगे ना, तो यहाँ पर टी के पे इस टी के की जगह ये आ जाएगा। ठीक है, तो कंपेयर 1 एंड 2। टी के बराबर 1 प्लस ये। सो वी नो द मोमेंटम ऑपरेटर। अब आप जानते हो कि मोमेंटम ऑपरेटर क्या है। सो वी नो द मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, पी एक्स के बराबर माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, ये आप जानते हो। तो यहाँ से आप इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। यहाँ से आपको अगर डेल अपॉन डेल एक्स का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 1 अपॉन माइनस आयोटा एच कट। हाँ बोलो। इक्वेशन 2 में ये एफ एक्स वाई जेड राइट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में नहीं आएगा। ओके ओके, हाँ कायदे से तो राइट में आना चाहिए, वेरी गुड। कायदा तो ये बोलता है कि उसको राइट में ही आना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर जो है ना वो इधर से निकलता है, ये बात तो ध्यान ही दी। और वैसे भी आप टी कैप देखो तो कोई दिक्कत नहीं है इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि आप टी कैप से कंपेयर करोगे ना, तो इधर देखो टी कैप भी इधर लेफ्ट में है और एफ एक्स वाई राइट में है, तो कंपेयर भी सही होगा। गुड, चलो तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स और ये हो जाएगा पी एक्स कैप। ठीक है, अब इसके बाद में आयोटा को ऊपर ले जाएंगे, तो आपको ये बात पता है कि आयोटा को जब ऊपर नीचे करते हैं तो एक नेगेटिव साइन आता है। तो डेल अपॉन डेल एक्स आयोटा को ऊपर ले जाओ, तो आयोटा अपॉन एच कट। अब आप जो है इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 3 में रख दो, तो उसमें ये हो जाएगा टी के बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस ई, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, याद रखना ये डिस्प्लेसमेंट है ई यहाँ पे। अब देखो अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट को बहुत कम मानता हूँ, ई हमारा स्मॉल है, तो याद रखना जब x हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी होती है ना, तो हमेशा 1 प्लस एक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्सपोनेंशियल x मान लेते हैं। ऐसे ही हम लोग यहाँ मान लेंगे एक्सपोनेंशियल। अब ये पूरा x हो गया ना हमारा, तो ये हो जाएगा आयोटा अपॉन एच कट पी एक्स, ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर इक्वेशन नंबर 5। सो 4, अब ये हमारे पास जो है ये मैंने केवल और केवल सिंगल डिस्प्लेसमेंट के लिए माना है। जैसे मान लो एक बार डिस्प्लेसमेंट दिया ई एक्स डायरेक्शन में, अगर मैं एक्स में ही और डिस्प्लेसमेंट दूँ, मान लो अगला डिस्प्लेसमेंट भी एक्स में दे दूँ, फिर वाई और एक्स में, तो एक्स में मैं छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को बहुत बार दे रहा हूँ। मान लो आपका पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया डिस्प्लेस करता हुआ, तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में वो आया है। ठीक है, तो सभी डिस्प्लेसमेंट जो होंगे ना वो सब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फॉर फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन
इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक फाइनाइट लिमिट ले ली। एप्सिलॉन जो था, ये ई जो था ना, ये तो अत्यंत सूक्ष्म था, इनफाइनाइटेसिमल, मतलब बहुत छोटा ट्रांसफॉर्मेशन था। अब अगर मैंने फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया तो फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन we can add all infinitesimal information, all infinitesimal displacements, मतलब जो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट है उन सबको ऐड कर दो। जैसे एक E1 हो गया, एक E2 हो गया एंड सो ऑन। और इन सब डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके हम एक कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में, और वो एक्स डायरेक्शन में कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या बोल देता हूँ, उसको मैं ए एक्स बोल देता हूँ। ठीक है ना। ए एक्स इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है। सिमिलरली इसको क्वेश्चन नंबर ए वाई और जेड में मान लो। सिमिलरली इन प्लस वाई एंड प्लस जेड डायरेक्शन एक्सपोनेंशियल आयोटा अपॉन एच कट पी जेड ए जेड। सब ठीक है। तो अगर मैं 3D के अंदर मान लेता हूँ टोटल डिस्प्लेसमेंट, सो देन फॉर 3 डायमेंशन स्पेस मान लो 3D स्पेस है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर इज क्या हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में पी एक्स ए एक्स मल्टीप्लाई विद द पी वाई ए वाई। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती है ना, तो पावर्स को ऐड कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा लास्ट में, एक्सपोनेंशियल आयोटा अपॉन एच कट पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है पी एक्स ए एक्स प्लस पी वाई ए वाई प्लस पी जेड ए जेड। तो ये तुम्हारे पास फाइनल क्या हो जाएगा, लीनियर मोशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक ऑपरेटर हो जाएगा जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप इस ऑपरेटर से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अब देखो यहाँ से एक चीज़ प्रूफ हो रही है। क्या प्रूफ हो रही है कि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर है तो इसका मतलब ये है कि इस ऑपरेटर का हैमिल्टोनियन से क्या होगा, कम्यूटेशन 0 होगा। ठीक है ना। इसका मतलब ये श्योर है कि इस ऑपरेटर में बाकी सब तो कांस्टेंट है, केवल क्या है ऑपरेटर, वो है मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑपरेटर का भी क्या हो जाएगा, हैमिल्टोनियन के साथ में कम्यूटेशन 0 हो गया। जैसे ही मोमेंटम का हैमिल्टोनियन से कम्यूटेशन 0 हो जाएगा, इसका मतलब मोमेंटम जो है वो एक कांस्टेंट ऑफ मोशन कहलाएगा।
ठीक है ना, वो एक कांस्टेंट ऑफ मोशन गिराएगा। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। जब आपका लीनियर मोमेंटम क्या रहे, कांस्टेंट ऑफ मोशन रहे, तो वो ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखा दे रहा है इस चीज़ को, है ना, सिंस सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर commute with Hamiltonian, that is जो ऊपर लिखा है वो लिख लो। सो फ्रॉम इक्वेशन 8, तो इक्वेशन 8 में क्या हो जाएगा, मोमेंटम भी कंजर्व। सो वी कैन से दैट, सो linear momentum is the generator of symmetric transformation or you can say that space transformation। सिमेट्रिक ट्रांसलेशन बोलो आप, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है स्पेस, मतलब कि पोजीशन। सो ट्रांसलेशनल, या फिर आप ट्रांसलेशनल को आप भी बोल सकते हो कि स्पेस में आपने ट्रांसफॉर्म किया है। सो ट्रांसलेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज linear momentum is conserved, linear momentum is constant of motion, और कंजर्व भी कह सकते हो आप इसको। इसका मतलब आप लोगों ने क्या प्रूव कर दिया कि स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन में लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, खत्म काम। तो इसी को बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। बोलने में तो आप लोग ने पढ़ा भी होगा ये चीज़। चलो ठीक है, अब इसके बाद कल पढ़ेंगे दोनों ट्रांस, है ना।